साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों मध्यकालीन भारत का इतिहास हमारा जो चल रहा था, तो उसके अंतर्गत हमारा लास्ट टॉपिक था विविध प्रश्नोत्तरी का। तो विविध प्रश्नोत्तरी में हमने पार्ट 1 में काफ़ी सारे प्रश्नों को कवर किया था, और जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको आज के वीडियो यानी कि पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी साथी नए हैं, और पुराने भी हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे आज के प्रश्नों की ओर। तो चलिए पार्ट 2 के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला प्रश्न, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व संस्थापित कर दिया था, वो कौन सा युद्ध था। यानी कि एक ऐसा युद्ध जिसने अंग्रेज़ों को जो है भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो है भारत के दरवाजे खोल दिए थे, वो युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो युद्ध था बक्सर का युद्ध। साथियों याद रखना, बक्सर के युद्ध से ही जो है अंग्रेज जो है मजबूत हो गए थे और भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला जो हमारा प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था। तो ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। अगला जो प्रश्न है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो ये सुकर चकिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अगला प्रश्न हमारा है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो ये था मीर कासिम, जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें हमारा किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो ये गुरु गोबिंद सिंह की जो है समाधि के कारण है। अगला जो प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, बक्सर का युद्ध है ना, बक्सर के युद्ध की बात हो रही। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो उस समय शासक जो था वो था आलम शाह द्वितीय, और बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था। साथियों याद रखना। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। तो ये 1799 में जो है मारे गए थे अंग्रेजों से युद्ध करते समय। अगला जब हमारा प्रश्न है, तो उसमें कहा है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। तो ये था प्लासी का युद्ध। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिंडीगुल नाम, ठीक है, डिंडीगुल नाम है। तो ये नाम जो है तमिलनाडु में एक नगर का। और अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। तो ये वारेन हेस्टिंग के जो है समय में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी। तो साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले रेलवे लाइन जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो प्रथम न्यायालय की स्थापना जो कि कलकत्ता में की गई थी और वारेन हेस्टिंग के समय में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में पारित किया गया और वारेन हेस्टिंग के समय में पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें क्या कहा गया कि भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो ये था टीपू सुल्तान। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी। तो ये जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। साथियों याद रखना। अब दो प्रश्न बनते हैं यहाँ पे।
भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके समय में बिछवाई थी? तो वो अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछवाई गई थी। और लेकिन बिछवाई किसने थी वो प्रश्न है, तो जॉर्ज क्लार्क। ठीक है, ये दो प्रश्न है, थोड़ा सा अंतर है, समझते रहिए और पढ़ते रहिए। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। देखिए इसमें है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदार ने। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये भी मुंबई में किया गया। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में, चलिए ये तो हो गया था, हाँ ये हो गया था। अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न। इसमें है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये थी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, स्तंभरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो साथियों याद रखना, स्थायी बंदोबस्त की जब भी बात हो, परमानेंट सेटलमेंट, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 1820 ईस्वी में। और अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो साथियों याद रखना, अफीम उत्पादन के लिए बिहार जो है प्रसिद्ध था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ये था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, ठीक है, कर ज़्यादा लगा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, उनके पतन के लिए। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, विकेंद्रीकरण का जो है समय, शुभारंभ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट की जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो ये 1833 में मिली थी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? तो धन के निकास, जो कि भारत से निकाल कर जो है ब्रिटिश और इंग्लैंड में ले जाया जा रहा था, उसी को दादा भाई नौरोजी ने जो है क्या कहा था, अनिष्टों का अनिष्ट, और ये संज्ञा दी थी धन के निकास को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें है, किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन्य ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे? तो ये सतनाम की पूजा पर जोर देते थे। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ था? तो सुलक्षणी के साथ हुआ था गुरु नानक का विवाह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें है, किस सूफी संत ने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डाली? तो ये मियाँ मीर ने। और अगला प्रश्न है, महाराजा दलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया था? तो इनको इंग्लैंड भेज दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न हमारे छूटे जा रहे थे, चलिए इनको कवर कर लेते हैं। तो इसमें कहा है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो साथियों नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो ये वायनाड जनपद में लगाए गए थे। और अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो साथियों प्रथम जनगणना अंग्रेजों के समय में जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, सर टॉमस मुनरो
किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो ये थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? तो मुंबई टू ठाणे, ठीक है, बम्बई और ठाणे के बीच में हुआ था 1853 में प्रथम रेल लाइन का निर्माण। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और आया था सबसे पहले, और किसके शासनकाल में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो किसके शासनकाल में यानी किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। और किसने जो है प्रथम रेल लाइन बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने। साथियों, यहाँ पर 3 प्रश्न आपके क्लियर होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग जो कि 1929 में बना था, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। और अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो ये जो मुख्य उद्देश्य था वो था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें है हमारा, चलिए देखते हैं। हाँ, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ था उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। अच्छा, बैंक की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये अवध कॉमर्शियल बैंक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजों द्वारा, एक मिनट प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा, चलिए अब देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1853 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था, चलिए इसका उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? तो इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो ये 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, इसमें स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण था, तो इसका कारण जो था वो था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है, जो कि 1854 में जो है घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, घोषणा पत्र कौन सा था? वुड का। तो वुड का घोषणा पत्र 1854 में जारी किया गया था, ठीक है साथियों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या कहा गया है? चलिए, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला जो प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को। आगे बढ़ते हैं, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है उसकी स्थापना किसने की थी? हिंदू कॉलेज, ठीक है, कलकत्ता में है और 1817 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने करवाई थी? डेविड हेयर ने। अगला प्रश्न है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? तो ये बंगाल में, यानी कि रिसरा, बंगाल में हुई थी, रिसरा जगह का नाम है, वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पहले आधुनिक लोहा इस्पात की स्थापना बिहार, वर्तमान में जो झारखंड में है, वहाँ हुई थी, ठीक है। तो ये था अंतिम प्रश्न। चूँकि हम लोग यहाँ पर ये प्रश्न पहले ही कवर कर चुके हैं,
तो यहाँ पर हमारा विविध प्रश्नोत्तरी का जो पार्ट 2 था वो समाप्त होता है। तो इस तरह से हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा समाप्त हो गया। जो प्रश्न बचे थे हमने विविध प्रश्नोत्तरी में कवर कर लिए और प्राचीन भारत हमने पढ़ ही लिया है। अब स्टार्ट होगा हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका वीडियो अगले दिन से मिलना स्टार्ट होगा। तो सभी साथी जो है चैनल से जुड़े रहें। काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर इतिहास से संबंधित मिल रही है और इतिहास के बाद हम लोग भूगोल एक एक करके सारे टॉपिक जो है हम कंप्लीट करेंगे। अभी इतिहास है, इसके बाद भूगोल और संविधान हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो संविधान और इनके जो हमारे भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास और संविधान की जो हमारी प्ले लिस्ट है वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो कल से हमारा स्टार्ट होगा आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें पहला टॉपिक होगा यूरोपियों का आगमन। और ये है हमारा महत्वपूर्ण, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ से जितने टॉपिक स्टार्ट होंगे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सभी साथी वीडियो में ज़रूर बने रहें और स्टार्ट करेंगे कल से। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।